स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गुज़िश्ता 10 साल के पेपर से लिए गए हैं। सबसे अहम बात ये कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2020-21 के सेशन के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं। तो चलें यहाँ हम अपना पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स। तो हमने वो फैक्टर बताने हैं जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो हमारे पास ये फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का। तो हम कहेंगे यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी के इफेक्ट को, जो हमें फार्मूले में यहाँ नीचे नज़र आ रहा है। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी में हम कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज ऑफ गैसेस। तो इस रिलेशन के मुताबिक विद द इंक्रीज इन डेंसिटी द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। यानी अगर हम डेंसिटी को डिक्रीज कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी। दूसरा इफेक्ट हमारे पास टेम्परेचर का है, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और ये बात हमने लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूव की है। अब अहम बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि सिंस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यहाँ हमें फार्मूले में प्रेशर नज़र आ रहा है। तो ये डेंसिटी और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्रेशर। तो इसका मतलब प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसके लिए एक अलहदा से भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बनाया गया है, वो हम आगे देख लेंगे। स्टूडेंट, यहाँ हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। और इस क्वेश्चन में वो पूछता है वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन गैसेस। यानी सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज़्यादा है गैसेस की निस्बत। तो हमें यहाँ स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला पता है, सेम v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो। अब e क्या है हमें पता है, e हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और सॉलिड के लिए अगर हम e की बात करें तो उसे हम यंग मॉडुलस कहते हैं। और अगर गैसेस के लिए e की बात करें तो उसे हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो एक बात पहले ये बहुत क्लियर है कि डेंसिटी सॉलिड के लिए बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू गैसेस। यानी हमारे पास ये जो रेसिप्रोकल में डेंसिटी है ये ज़्यादा है सॉलिड के लिए गैसेस की निस्बत। और दूसरी बात, यंग मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज़ फार ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस। यानी ई की वैल्यू सॉलिड के लिए ज़्यादा होगी गैसेस की निस्बत। तो यहाँ दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। यानी ई ओवर रो, अगर इस रेशो की बात करें तो ये रेशो ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी सॉलिड के लिए देन गैसेस। हेंस स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन गैसेस। इन अदर वर्ड साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस एक्सप्लोजन an observer sense ground tremor and then hear the explosions. Explain the time difference. यानी अगर दूर कहीं एक्सप्लोजन धमाका होता है तो एक शख्स पहले ज़मीन की थरथराहट महसूस करता है, ज़मीन की वाइब्रेशन महसूस करता है, और उसके फ़ौरन बाद उसे उस धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। ये बहुत थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होता है। तो कहता है एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस। ये टाइम का डिफरेंस क्यों है, हम ये बात पढ़ चुके हैं। कहता है द टाइम डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवलिंग थ्रू अर्थ एंड एयर। एज अ रिजल्ट द एक्सप्लोजन अकर, द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम आर प्रोड्यूस्ड। सम ऑफ देम ट्रैवल थ्रू एयर वाइल अदर्स पास थ्रू ग्राउंड। यानी वो जो वहाँ साउंड वेव एक पैदा हुई है वो दो जगह में ट्रैवल कर रही है। एक ट्रैवल कर रही है अर्थ से, सम ऑफ देम ट्रैवल थ्रू एयर, एक हवा में ट्रैवल कर रही है और दूसरी ग्राउंड में ट्रैवल कर रही है। एज वी नो द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ये फार्मूला हमें स्पीड ऑफ साउंड का पता है।
अब इस फार्मूले के मुताबिक कहता फ्रॉम दिस इक्वेशन speed of sound is directly proportional to the square root of modulus of elasticity as the elasticity of the medium is greater for solid as compared to gases. यानी हम बात करेंगे यहाँ सॉलिड और गैसेस की, तो E की वैल्यू सॉलिड के लिए ज़्यादा है गैसेस की निस्बत. So the speed of sound is faster in solid than gases. Therefore, observer sends ground tremor first and bears the explosion later. Question number 4. Why sound travels faster in hydrogen than oxygen? तो यहाँ हम देखते हैं कि as we know that the density of oxygen is 16 times the density of hydrogen. यानी यहाँ हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं रो नॉट या रो ओ ऑक्सीजन के लिए लिख दिया हमने इज इक्वल टू 16 रो एच यानी हाइड्रोजन की. यहाँ क्लियरली हम देख सकते हैं स्टेटमेंट में कि हमें पता चल रहा है कि जो डेंसिटी है हाइड्रोजन की वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. तो हम स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले को यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए और यहाँ लिख देते हैं वी एच, यानी ये वो स्पीड ऑफ साउंड है जो हाइड्रोजन में है, और रो पी ओवर गैमा पी ओवर रो एच. ये रो एच हमारे पास डेंसिटी है हाइड्रोजन की. तो अगर हम सेम फार्मूला ऑक्सीजन के लिए लिख दें तो वहाँ हम वी ओ लिख देंगे ऑक्सीजन का. तो जस्ट हम रो ओ की जगह हम पुट कर देंगे 16 रो एच, यानी यहाँ रो ओ यानी ऑक्सीजन की डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे जो 16 रो एच है. तो हम यहाँ देखते हैं ये 1/16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 1/4 बन जाएगा और ये सेम फार्मूला ऐसे ही बन जाता है जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हमने हाइड्रोजन के लिए लिखा था. तो इस फार्मूले की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेते हुए वी एच लिख देते हैं. तो हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन है ये 4 टाइम हो जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. Thus, speed of sound in hydrogen is 4 times the speed in oxygen, so it travels faster in hydrogen than in oxygen. Question number 5. What is effect of pressure on speed of sound in gases? अब ये बात जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस की थी, अब यहाँ सेपरेटली पूछ रहा है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पर. तो कहता है दी डेंसिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर. ये बात हम याद रखेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैसेस के, और अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बेटा हटा दें तो इक्वल टू लगाएंगे और फिर उसके लिए हम यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं. इस P को हम डिवाइड कर देते हैं दूसरी तरफ रो के साथ, तो इन दोनों का रेशियो यानी रो ओवर P कांस्टेंट है, हम यूँ भी कह सकते हैं P ओवर रो भी कांस्टेंट ही रहेगा. If the pressure is increased, density increases accordingly. जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ जाएगी, and it decreases with the decrease of pressure. Thus, P over rho remain constant. For any change of pressure and the speed of sound is not affected by change of pressure in gases. यानी यहाँ प्रेशर के चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. Question number 6. How the speed of sound changes with the density of medium. इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूँ भी पूछी जा सकती है. Describe the effect of density on the speed of sound in gases. हम ये बात जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है स्क्वायर रूट P ओवर रो, और इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन डेंसिटी के साथ है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगी. नंबर 7. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. यानी यहाँ हमने टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करना है स्पीड ऑफ साउंड पर. When the gas is heated at constant pressure, then its volume is increased and density is decreased because density is inversely proportional to the volume as shown in relation. यहाँ हम देखते हैं कि डेंसिटी इज इन्वर्स रिलेशन रखती है वॉल्यूम के साथ. स्पीड ऑफ साउंड वेरीज इन्वर्सली
एज ए स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। ये रिलेशन भी हमने पढ़ा है फॉर्मूले में। तो इस रिलेशन से पता चलता है अगर डेंसिटी डिक्रीज हुई है देन इट मीन दैट स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नंबर 8, explain why sound travels faster in warm air than in cold air। यहाँ भी वार्म एयर और कोल्ड एयर, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही है। यानी ये वार्म एयर यानी ऐसी एयर जिसका टेम्परेचर बढ़ गया है, और कोल्ड एयर ऐसी एयर जिसका टेम्परेचर कम है। द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय, हम जानते हैं ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है, और इस फार्मूले में द रिलेशन शो दैट द स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये भी हम जानते हैं। इट मीन ग्रेटर द डेंसिटी स्मॉलर द स्पीड ऑफ साउंड, बट डेंसिटी डिक्रीज विल राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारे पास डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास कम होती है। इन दिस केस, इन द केस ऑफ वार्म एयर, सिंस द टेम्परेचर इज हायर so that the density is smaller as the speed of sound increases। in the case of cold air, since the temperature is smaller, यानी कोल्ड एयर में टेम्परेचर कम है, देन द डेंसिटी इज लार्ज, हैंस द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज्ड। वार्म एयर के लिए डेंसिटी कम है और स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, लेकिन कोल्ड एयर के लिए डेंसिटी ज़्यादा है और स्पीड ऑफ साउंड कम है। देयरफॉर इट इज़ कंक्लूड दैट साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन कोल्ड एयर। Lesson number 9, write the formula for the speed of sound at 0 डिग्री सेल्सियस। इसके आंसर में हम जानते हैं कि हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। यहाँ हम कहते हैं लेट वी नॉट एंड वी टी द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टी डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, देन द रिलेशन बिटवीन देम कैन बी रिटन एज, तो ये हमने बाकायदा ड्राइव किया था लॉन्ग क्वेश्चन में। दिस रिलेशन शोज दैट 1 degree Celsius rise in temperature produces approximately 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड। यानी अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ टी की जगह 1 पुट कर दें तो हमारे पास वी नॉट में 0.61 ऐड हो रहा होगा, जो हमें बताएगा कि 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो गई है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। और ये भी याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में 61 सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकता है, ये कन्वर्जन आपको आती है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, यानी हमारे पास T1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, वो हमने यहाँ लिख दिया। T2 हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है और वो 20 डिग्री सेल्सियस हमने ये लिख दिया, और इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे 273 ऐड करके। तो अब हम टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास 20 केल्विन आ जाएगा। ये फार्मूला हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। वी नॉट की वैल्यू हमें दी गई है 332, या क्वेश्चन में दी गई है, वैसे हमें याद भी है, और 0.61 और 20 केल्विन हमें जो टेम्परेचर दिया गया है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 344.2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एयर इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड एट दैट टेम्परेचर। यानी हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। कौन सा टेम्परेचर? जिस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो यहाँ हमारे पास ये किसी टेम्परेचर पर हमें स्पीड ऑफ साउंड दी गई है जो हमने फाइंड करना है, और ये स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस है। हम इस इक्वेशन को जानते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। वी टी की वैल्यू 340 मीटर पर सेकेंड और वी नॉट हमें याद है 332 मीटर पर सेकेंड, 0.61 एज इट इज़, और टी ये वो टेम्परेचर है जो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 332 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके आएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। ये 0.61 यहाँ दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 13.1 डिग्री सेल्सियस। हम इसे 273 ऐड करके केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 286.1 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द टर्म बीट्स, आल्सो राइट इट्स यूजेस। या इस क्वेश्चन को यूं भी लिख सकते हैं कि डिफाइन बीट्स एंड बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तीन चीज़ें इकट्ठी कर दी इस एक ही क्वेश्चन में। पहले डेफिनेशन करेंगे, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स। Beats are produced due to the superposition of two waves having slightly different frequencies and traveling in same direction। अच्छा, ये यहाँ पर मेंशन किया है कि slightly different frequencies का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम का डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन में हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। When the difference between the frequencies of two waves is more than 10 Hz, then it's become difficult to recognize the beats। अगर beats 10 Hz से ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर वो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, यानी हम उस 10 Hz से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की बीट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। Suppose two waves of frequencies FA and FB, देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट्स इज, हम इस फॉर्मूले से बीट्स की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो फ्रिक्वेंसीज नाउन हैं किसी भी दो वेव्स की, तो उनका डिफरेंस ले लें तो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स होंगी। अब नेक्स्ट हम इसके यूजेस की बात करें तो हमारे पास दो यूजेस हैं। द बीट्स कैन बी यूज टू ट्यून अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास गिटार या इस तरह के जो दो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, हम उन्हें ट्यून कर सकते हैं, यानी बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, दे कैन बी यूज टू फाइंड अननोन फ्रिक्वेंसीज। हम किसी भी चीज़ की, किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह की अननोन फ्रिक्वेंसी भी बीट्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तकरीबन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। डिफाइन बीट्स एंड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। तो हम बीट्स की वही सेम डेफिनेशन करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है। एग्जांपल हम उसकी यहाँ देख लेते हैं कि इफ़ टू वेव्स ट्यून्ड फ्रॉम ट्यूनिंग फॉर्क्स विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज से, एक फॉर्क हमने लिया जिससे वेव निकलेगी 32 हर्ट्ज की और दूसरा ऐसा लिया जिससे हमने एक वेव पैदा की है 30 हर्ट्ज की, are sound together, a note of alternating increasing and decreasing intensity will be heard। यानी जब ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज होंगी एक दूसरे पर तो हमारे पास एक पीरियोडिक वेरिएशन आएगी। दिस नॉट इज कॉल्ड बीट्स, और वो जो वेरिएशन है उसे हम बीट्स कहते हैं, विच इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द साउंड वेव्स फ्रॉम टू ट्यूनिंग फॉर्क्स। और वो इंटरफेरेंस बेसिकली होती है दो ट्यूनिंग फॉर्क्स की। अगर बेटा यहाँ हम देखें कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी तो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं कि एक की फ्रिक्वेंसी थी 32 हर्ट्ज और दूसरे की फ्रिक्वेंसी थी 30 हर्ट्ज। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ बीट्स होंगी तो वो आ जाएंगी हमारे पास 2। यानी हम कहेंगे कि जो यहाँ हमारे पास नई वेव पैदा हो रही है उसकी फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ हम देखते हैं, वी नो दैट द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ टू साउंडिंग बॉडीज। बाय ट्यूनिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी मीन टू सेट इट टू गेट अ नॉट ऑफ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। यानी हम एक अपनी मर्जी की, यानी जो हम चाह रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी बनाना चाहते हैं अपने किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। फॉर दिस पर्पज वी टेक अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉन फ्रिक्वेंसी। तो हम जो फ्रिक्वेंसी बनाना चाहते हैं उस फ्रिक्वेंसी का एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे। द अनट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट आर साउंड टुगेदर। अब उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जिसकी फ्रिक्वेंसी हम सही करना चाहते हैं उसे और जो हमने स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लिया है उन दोनों को एक साथ बजाएंगे। एट द at first the number of beats will be produced due to the slight frequency difference between them। अब शुरू में तो दोनों से कोई थोड़ी सी बीट सुनाई देगी क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी। The frequency of the musical instrument is gradually adjusted till the number of beats become equal to zero। अब जिस इंस्ट्रूमेंट को हम सही कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की हम फ्रिक्वेंसी थोड़ी थोड़ी चेंज करेंगे। ये कैसे चेंज करेंगे? आपने अगर गिटार देखा है तो उसके एक साइड पर हमारे पास कुछ स्क्रू नट लगे होते हैं टाइट और लूज करने के लिए। हम वायर को वहां से टाइट या लूज करके उस फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ग्रेजुअली एडजस्टेड till the number of beats become equal to zero। When this happens, the musical instrument will be produced the note of desired frequency and set it to be tuned। In this way, beats become useful in a musical instrument। Question number 15, define stationary waves। How stationary waves are produced in medium। तो यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी दो वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उन दोनों की स्पीड भी सेम है और वो ट्रेवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन। ये तीन बातें अहम हैं। दीज वेव्स सुपर इम्पोज टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव। अब ये दोनों वेव्स मिलकर हमें एक स्टेशनरी वेव देती हैं। ये स्टेशनरी वेव की एक शक्ल बनी है। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये लेफ्ट टू राइट जा रही है और ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट आ रही है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो कुछ इस तरह का पैटर्न बना लेती हैं। इन स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, हम इसे स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। No motion is visible in any direction। Node and anti-node are formed। अब इस वेव में हमारे पास नोड और एंटी नोड बनेंगे और इसीलिए हम इसे स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। अच्छा यहाँ हम देख लें नोड क्या है। ये पॉइंट जहाँ पर हमारे पास परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसे हमने नोड कहा है और ये पॉइंट जहाँ पर हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है इसे हम एंटी नोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन है। अ वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज इट। अब ये बात याद रखें कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो वेव पैदा होती है वो स्टेशनरी वेव होती है और यहाँ एक क्लू उसने ये भी दिया कि कुछ पॉइंट पर वो अपना डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो जाहिर कर रही है। तो हम जानते हैं स्टेशनरी वेव इस तरह से होती है और जिन पॉइंट पर वो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करती है उन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। कहता है दिस इज अ स्टेशनरी वेव द पॉइंट वेयर द पार्टिकल परमानेंटली शो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड नोड। और वो पॉइंट जहाँ पर वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे उसे हम नोड कहते हैं। वेयर एज द पॉइंट वेयर द पार्टिकल शो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंटी नोड। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैक्सिमम होगा उसे हम एंटी नोड कहेंगे। नंबर 17, इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। में ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर दो एक जैसी वेव सेम डायरेक्शन में मूव करें तो वो हमें स्टेशनरी वेव देंगी। तो यहाँ तो हम सिंपली देख सकते हैं कि ये स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू अ मीडियम।
Question number 18. What are quantities which affect the frequencies of standing waves? Question number 18. What are the quantities which affect the frequency of standing waves along a string? इसी क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है, on what factors do the fundamental frequency in stretch string depends? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन में समझा था कि जो फर्स्ट मोड ऑफ हार्मोनिक्स में हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और अगर हम इन जनरल बात करें तो हम वो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ आंसर इस तरह लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव अलॉन्ग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय। ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी होगी जो हमने nth मोड के लिए ली थी, और अगर वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, सिंपली आंसर थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा। अब किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो यहाँ इस फार्मूले में देखिए हमारे पास सबसे पहले इस फार्मूले में हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास f है और m है, ये n/2l, ये l भी एक फैक्टर है, तीन चीज़ें हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं m क्या है, ये m हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ है, यानी हम जो स्ट्रिंग लेते हैं ये उसके मैस और लेंथ का रेशियो है। दूसरी चीज़ हमारे पास f है, और ये f हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग है, जो भी हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं उसमें टेंशन है। और तीसरी चीज़ हमारे पास l, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो हम यहाँ इन तीन चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है या स्टेशनरी वेव की जो फ्रिक्वेंसी है स्ट्रेच स्ट्रिंग में, वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। f हमारे पास टेंशन, m हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ, और l हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। और ये वो बात अगेन रिपीट मैंने की है नोट में कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए हम n की जगह 1 पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19. How the velocity of wave will change if tension is made 16 times? यानी ये बात हो रही है स्टेशनरी वेव की जो कि हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस की थी, और वहाँ टेंशन कह रहा है कि अगर 16 टाइम कर दी जाए तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट होगा। हमने स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ साउंड का ये फार्मूला देखा है, स्क्वायर रूट f/m, f टेंशन है और m हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ है। तो अब दी गई कंडीशन के मुताबिक अगर हम इस टेंशन को 16 टाइम कर देते हैं, यानी फार्मूला हम लिख देते हैं वो टेंशन जो हमने 16 टाइम कर दी, तो f डैश की जगह हम 16f पुट कर देंगे। अब इस 16 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 4 हो जाएगा, और सेम फिर ये जो f/m है ये v के बराबर आ जाता है, इस फार्मूले में हम देखते हैं। तो f/m की जगह हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे अगेन v पुट कर दिया। तो अब ये जो नई वेलोसिटी यानी नई स्पीड होगी साउंड की, वो 4 टाइम हो जाएगी, दैट इज स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स विल बिकम 4 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच इज रिचर इन हार्मोनिक्स, एन ऑर्गेन पाइप और एन ओपन ऑर्गेन पाइप और अ क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूं भी पूछी जा सकती है कि प्रूव दैट ओपन पाइप इज रिचर इन हार्मोनिक्स देन दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो हम दो केस यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले केस में हम ले लेते हैं ओपन पाइप। वो कहता है कि अगर किसी पाइप के बोथ एंड्स ओपन होंगे तो ऐसे पाइप को हम ओपन ऑर्गेन पाइप कहते हैं। और इसके लिए हम यहाँ देखते हैं, कहता है कि इन द केस ऑफ ओपन पाइप द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी हार्मोनिक्स इज गिवन बाय, ये उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था। तो हम याद रख लेंगे ये एफ एन इज इक्वल टू एन f1 है, और यहाँ n हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये नंबर है। v हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है और l हमारे पास लेंथ ऑफ पाइप है। अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो वो f1 आता है, जस्ट f1 हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। और अगर हम यहाँ वैल्यू n की पुट करते हैं 1 2 3, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज f1 2 f1 3 f1 4 f1 एंड सो ऑन।
इस तरह की फ्रिक्वेंसीज आती हैं तो हम कहते हैं कि इट मीन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ओपन पाइप, यानी यहाँ तमाम फ्रिक्वेंसीज हमारे पास आ जाती हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। सेकंड केस में हमने क्या देखा, कहता है ऐसा पाइप जिसके एक एंड ओपन और दूसरी क्लोज हो उसे हम क्लोज पाइप कहते हैं। और इस पाइप में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आती हैं, ये हमारे पास फार्मूला इसका ड्राइव हुआ था। और यहाँ पर जो एन था हमारे पास वो जस्ट 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास 1 और उसके बाद 3 उसके बाद 5, यानी हमारे पास फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हार्मोनिक्स आएंगे। और यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड मिसिंग है, सेकंड के बाद फोर्थ मिसिंग है, 5 के बाद सिक्स मिसिंग होगी। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आ रही है जो हमने यहाँ पहले बात कर दी। तो कंक्लूजन क्या निकली, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, we see that the pipe which is open at both ends is richer in harmonic as compared to the pipe which is closed from one end। तो ये सिंपली हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन थे। और अगर बेटा आप लोगों ने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किए तो वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद अगेन आप शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी नज़र आती है तो आई होप वो क्लियर हो जाएगी।